बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। एक शेर है जिसका एक मिसरा है कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। पाकिस्तान में अचानक ही माहौल तब्दील हो गया और ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े दबाव से हम बाहर निकल आए हैं। अब ये रिलीफ मुश्किल है या आर्जी है, ये कहना ज़रा मुश्किल है, मगर हुकूमत ने PSL में तमाशाइयों को शिरकत की इजाज़त देकर एक बात तो वाज़ह कर दी है कि गल फिर से पै गई। अब अगले हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक पूरी कौम क्रिकेट के मैचों को एंजॉय करेगी और PSL का जो प्ले ऑफ है वो बराह रास्त स्टेडियम में जाकर देख सकेगी। अब ये वही PSL है जिसमें अब तक 80 मैच बगैर किसी तमाशाई की शिरकत के हुए हैं। उस वक़्त ये कहा गया था कि सिक्योरिटी वजूहात है, फिर कहा गया कि बचत मुहिम है, कफ़ायत शहरी मुहिम चल रही है। अब अचानक सिक्योरिटी कैसे क्लियर हो गई और क्या हमने कफ़ायत शहरी से हाथ उठा लिया है? क्या अब सिक्योरिटी के खदशात कम हो गए हैं? जबकि मेरे ख्याल में ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा ख़तरात बढ़ गए हैं। मैं आपको आगे चल के इसकी वजह बताऊंगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हम आसानी से अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो दे सकते हैं क्योंकि गल फिर से पै गई है। तो आप समझ रहे मेरा इशारा किस बात पर है। ईरान ने और भी साजिश ढूंढ ली है। अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात पर भी गौर हो रहा है और ईरानी अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हो गए हैं और हम अगले चंद दिन क्रिकेट मैच खेल कर देख कर गुजारा करेंगे। कौम के सर पर वैसे ही बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है। कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, आज शरह सूद में भी इजाफा कर दिया है, तो छोटे मोटे बिजनेसमैन तो वैसे ही रोने लग पड़े हैं। तो अब ज़रूरी है कि कौम को इस ज़हनी अजाब से निजात दिलाने के लिए ज़रा खेल तमाशी हो जाए, ज़रा स्टेडियम में जाकर हल्ला गुल्ला करने की इजाज़त दी जाए। तो अब हमारे यहाँ माहौल इस वजह से तब्दील नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ मुज़ाकरात नहीं हो रहे, बल्कि माहौल इसलिए तब्दील हुआ है कि अगर अमेरिका के अवाम को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके सदर पर कातलाना हमला हो सकता है, तो हम क्यों डर के मारे अपने मुल्क में होने वाले एक क्रिकेट इवेंट में लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं दे रहे थे। इसलिए नहीं दे रहे थे कि कोई गड़बड़ ना हो जाए और पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है और सालसी कराने की कोशिश कर रहा है, उसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, मुज़ाकराती अमल सबूताज ना हो जाए, तो हम इस बात से डरते रहे। लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई? सीधी अमेरिका में। और जिस तरह इस इवेंट में लोगों ने ट्रंप को फॉर ग्रांटेड लिया और अब जिस तरह अमेरिकी मीडिया ट्रंप को ग्रिल कर रहा है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। It's a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he also wrote this, "I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes." What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. Do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. You should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are never. the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead. Let's finish the interview. अगर आप उस इवेंट की फुटेज जाके बार बार देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको हैरान कर देगी। इस इवेंट में शरीक कई लोग इस बात से बिल्कुल बेपरवाह नज़र आए कि ट्रंप जिंदा है या उनको कोई नुकसान पहुंचा है, उन्हें गोली लगी है या नहीं लगी। कोई शराब की बोतलें वहाँ से उठाता रहा, किसी ने बैठ के आराम से खाना खाया। तो अगर अमरीकियों को ट्रंप की परवाह नहीं है और हमला अमेरिका में हो सकता है, तो फिर पाकिस्तान में भी इस किस्म की कोई एक्टिविटी अगर हो भी जाती है तो उसकी ज़िम्मेदार फिर हुकूमत नहीं होगी। तो अब इसलिए मैच देखें और हमारा बनता है कि अब हम इंजॉय करें। हम क्यों फिर इस बात की फ़िक्र करें कि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ होगी तो इन मुज़ाकरात का क्या बनेगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में जो शेर पढ़ा, मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, तो हम तो जो कुछ भी कर रहे थे वो ईरान और ईरान के अवाम के लिए कर रहे थे और कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज हैरान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है
और ईरान उनकी इस दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि अमेरिका इस जंग में अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर सका। अब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस गए हुए हैं, उनकी सेंट पीटरबर्ग में रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है। ये दुनिया में सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ जो खबर बाहर आई है वो ये कि रूस ने अमेरिका और ईरान में सालसी की ऑफ़र कर दी है। अब रूस को ये इल्म है कि पाकिस्तान इस मामले में सालसी करा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रूस अगर ऑफ़र कर रहा है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो रूसी मीडिया ने जो रिपोर्ट दी है इसके मुताबिक रूस ने ईरान के साथ दिफाई ताल्लुकात जारी रखने के अज़म का इजहार किया और पुतिन ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची को यकीन दिलाया है कि ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर का पैगाम मिला। रूसी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा कि अमेरिका और इसराइल के साथ जंग के बाद दुनिया ने ईरान की हकीकी ताकत को पहचान लिया है। तो ईरान जो है वो इस जंग को जीतने का ऐलान कर रहा है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग से वाज़ेह हो गया कि ईरान एक मुस्तहकम, मजबूत और ताकतवर निज़ाम है और रूस ने ईरान का बहुत साथ दिया है। दोनों ममालिक अपनी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को आइंदा भी जारी रखेंगे। इसके अलावा एक खबर और है कि वो जो अराग़ची 2 बार पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तान को ईरान की जानब से तजावीज़ सबमिट कराई। ये तीसरी बार है कि ईरान अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान उन्हें अमेरिका को फॉरवर्ड कर रहा है। उन तजावीज़ पर आज अमेरिका में गौर होगा। अमेरिका का सिचुएशन रूम एक बार फिर एक्टिव होगा। ये वही सिचुएशन रूम है जहाँ बैठकर जंगो जदल के फ़ैसले होते हैं। तो इन तजावीज़ का जायज़ा लिया जाएगा। लेकिन ट्रंप बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में इसके ऊपर बात कर चुके हैं और वो ऑलमोस्ट इसको रिजेक्ट भी कर चुके हैं। ईरानी तजावीज़ के मुताबिक ईरान ने यह ऑफ़र किया है कि अमेरिका फ़िलहाल एटमी हथियारों पर बातचीत मौखर करे। सबसे पहले हम आबने हुर्मुज़ खोलते हैं। एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश एक अमेरिकी ओहदेदार और मामले से वाकिफ़ दीगर ज़राए के हवाले से सामने आई है। पाकिस्तान ने यह खबर आउट नहीं की कि ईरान क्या चाहता और क्या नहीं चाहता, लेकिन ईरान की जो ख्वाहिश है वो बड़ी क्लियर है कि आबने हुर्मुज़ को अमेरिका खाली कर दे, वहाँ से अपनी नेवी पीछे डाले, ईरान आबने हुर्मुज़ खोल देगा और फिर उसके बाद दोनों टेबल में बैठ जाएंगे और जोहरी मुज़ाकरात करेंगे। यानी उस वक्त तक ये मामला मौखर कर दिया जाए। और एक्सोस की रिपोर्ट के मुताबिक वाइट हाउस ने राब्ता करने पर जवाब दिया कि अहम और हसास मामला है, अमेरिका मीडिया के ज़रिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। अब सवाल ये कि अब्बास अराग़ची की रूसी सदर के साथ मुलाकात में और क्या हुआ। तो जो वाकफ़ा ने हाल है उन्होंने बताया कि रूस और ईरान का गुज़श्ता बरस एक मुआहदा हुआ था। इस हवाले से ईरान को रूस की मदद चाहिए। ये उसी किस्म का दिफाई मुआहदा जैसा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। लेकिन रूस ने फ़िज़िकली तो इस जंग में ईरान की मदद नहीं की। तो अब ईरानी उनको याद करा रहे हैं कि उन्हें रूस की मदद चाहिए होगी। तो रूस ने शायद उनको यकीन दिलाया कि वो इस बार जंग की सूरत में साथ खड़े होंगे। दूसरा, रूस बार बार ये कह रहा है कि अगर जौहरी हथियारों का मामला है तो वो ईरान का जो अफजूदा यूरेनियम है उसको तहवील में ले सकता है। अब अगर आप पहली खबर पर गौर करें जिसमें अराग़ची ये कह रहे हैं कि अमरीकी सदर उनके तरले कर रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो और हम उस पर गौर कर रहे हैं, और उनके पास जवाब ये है कि अमरीकी सदर ने उनसे दरख्वास्त की है। अगर वैसा ही है कि दोनों बराह रास्त मुज़ाकरात पर राज़ी हो गए हैं या राज़ी होने पर गौर कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो और कोई हो नहीं सकती। मगर सवाल ये कि मुज़ाकरात का मुकाम क्या होगा। पहला राउंड तो पाकिस्तान में हुआ, दूसरा राउंड जो है वो होते होते रह गया और पाकिस्तान ने इसके लिए बड़ी तोगो की। पाकिस्तान ने सबसे पहले सीज़ फायर कराया, दोनों मुल्कों को आमने सामने बिठाया, सीज़ फायर ख़त्म होने से पहले उसकी एक्सटेंशन कराई, फिर कुछ ईरानी लीडरों को उस हिट लिस्ट में से निकलवाया जिस हिट लिस्ट में उनको मारने का प्लान किया गया था। लबनान में सीज़ फायर कराया और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ ईरान भी गए। अराग़ची 2 बार पाकिस्तान आए। तो ईरानी 3 मुसव्वदे पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को भेज चुके हैं और अब वो बराह रास्त बातचीत करने पर भी तैयार हैं। अमेरिकी सदर ने भी उन्हें ये ऑफ़र किया है कि वो एक फ़ोन उठाएं और जौहरी हथियारों के ऊपर कोई कमिटमेंट करें तो मुआहदा हो जाएगा। तो इसी को ईरान अमेरिकी सदर की दरख्वास्त समझ रहा है। अब रूस खुद एक जंग में फंसा हुआ है।
और जनूबी कोरिया की फ़ौज भी उसके साथ लगी हुई है, लेकिन वो यूक्रेन को शिकस्त नहीं दे पा रहा। अब वो सालसी की ऑफ़र कर रहा है। तो बॉल अमरीकी सदर के कोर्ट में है कि वो ईरान के साथ सालसी के लिए रूस को बतौर मीडिएटर कबूल करते हैं या नहीं। और चले रूस को तो छोड़ें, क्या ईरानी अमेरिका जाकर ट्रंप से मुज़ाकरत करने पर राज़ी है, या वो समझते हैं कि अमेरिकी ईरान आएंगे और उनसे मुज़ाकरत करेंगे। तो मुझे ख़दशा है कि ईरानी कहीं डी ट्रैक ना हो जाए। ये दुरुस्त है कि दुनिया अमेरिका की शिकस्त देखना चाहती है, हम भी चाहते हैं कि ईरान को फ़तह मिले, वो कामयाब हो, और उन्हें बहुत से लोग हलाशेरी भी दे रहे हैं। जैसे जर्मन चांसलर कह रहे हैं कि ईरानी मुज़ाकरत कार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त डील कर रहे हैं। लेकिन 1% तो इस बात का ख़दशा है कि अमेरिका ने समंदर के अंदर अपनी ताकत में इजाफा कर लिया है। अब चौथा बहरी बेड़ा भी उन्होंने वहाँ पे तैनात कर दिया। तो जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और माहिदा भी अभी नहीं हुआ, और ट्रंप के पास कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है। अमेरिकी सदर को 60 दिन में जंग ख़त्म करना होती है कवानीन के मुताबिक। इससे ज़्यादा अगर जंग जारी रखनी है तो फिर उसको कांग्रेस से मंजूरी लेना ही होगी, और कांग्रेस से मंजूरी बड़ा मुश्किल अमर है क्योंकि ट्रंप की बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है। इस बात को ईरान ने भांप लिया है और वो इसलिए इसको डिले करता जा रहा है कि ये मामला जो है वो कांग्रेस में जाए और कांग्रेस सदर को रोक दे के आप अमेरिका पे हमला न करें। तो मेरा गुमान ये है कि सदर भी अमेरिका पर दोबारा हमला नहीं करना चाहता, यानी ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो मेरा गुमान है कि ट्रंप भी हमला नहीं करना चाहता, लेकिन उसने एक बात पर फोकस कर लिया और वो समझ गया कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी जाए तो ईरान की मौशी शारक पकड़ी जा सकती है। और इस वक्त जो ईरान की डिप्लोमेसी है वो सिर्फ एक बात के इर्द गिर्द घूम रही है कि आपने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी अगर नाकाबंदी ख़त्म कर दी जाए। ये वही आपने हुर्मुज़ है जिसकी ईरान ने खुद नाकाबंदी की थी, जंग के बाद की थी, और कई महीने नाकाबंदी जारी रही। उस वक्त ईरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसके अपने जहाज़ आ रहे थे, जा रहे थे। अब अमेरिकी नेवी वहाँ से जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रही, लेकिन जब से ये मुज़ाकराती अमल के दूसरे राउंड की उम्मीद पैदा हुई है, उन्होंने कुछ जहाज़ों को गुजरने दिया है और वो ईरान के कई जहाज़ों को लौटा चुके हैं। और कुछ जहाज़ों के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो 40 लाख बैरल तेल लेकर गुजर गए। अमेरिका जंग नहीं करेगा और ये नाकाबंदी अगर जारी रखेगा तो भी ईरान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। और जुमा जो डेडलाइन समझी जा रही है कि उससे पहले पहले ईरान के हवाले से अमेरिका को फैसला करना है, वो बिल्कुल करीब आ गया। तो अगले चंद घंटों में सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी क्योंकि ये सब सिचुएशन रूम में बैठेंगे और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे। तो अब अगर जंग होती है तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए प्रॉब्लम है। सभी इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान भी। तुर्की की हालत भी बहुत बुरी है। तुर्की में लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में इतना प्रॉब्लम नहीं था, यानी कोरोना के दिनों में, जितना अब हमें हो गया है। यूएई की हालत बहुत ही बुरी है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। सारा दारोमदार उनका टूरिज़्म के ऊपर है और टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। साहिल उनके खाली पड़े हैं। पहले पहले ईरान के हवाले से अमेरिका को फैसला करना है, वो बिल्कुल करीब आ गया। तो अगले चंद घंटों में सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी क्योंकि ये सब सिचुएशन रूम में बैठेंगे और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे। हमारे यहाँ तो रात हो गई है, वहाँ पे दिन का माहौल है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अब अगर जंग होती है तो ये सिर्फ ईरान के लिए नहीं, पूरे खित्ते के लिए प्रॉब्लम है। सभी इस जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान भी। तुर्की की हालत भी बहुत बुरी है। तुर्की में लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में इतना प्रॉब्लम नहीं था, यानी कोरोना के दिनों में, जितना अब हमें हो गया है। यूएई की हालत बहुत ही बुरी है, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। सारा दारोमदार उनका टूरिज़्म के ऊपर है और टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। वहाँ जो नौकरियों के लोग आए हुए थे वो वापस जा रहे हैं। जो पाकिस्तानी हैं उनको ये खुद निकाल रहे हैं, इंडियन वहाँ से खुद छोड़ के जा रहे हैं। इंडिया की ये रिपोर्ट है कि 10 लाख से ज़ायद इंडियंस मिडल ईस्ट छोड़कर वापस आ चुके हैं और बाकी आने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अभी फ़्लाइटें बहुत ही कम चल रही हैं। तो खलीजी माल खाली हो रहे हैं। तो अब इमारात क्या करेगा, वो शदीद मुश्किल में नज़र आ रहा है। और ये भी नज़र आ रहा है कि उसने रॉन्ग साइड चूज़ कर ली है। ये मैं आगे चल के बताऊँगा, लेकिन आप ये देख लें कि सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। और मेरा गुमान ये कि ईरान इस माहदे में रूस को सिर्फ गारंटर के तौर पर शामिल कराना चाहता है और वो सऊदी अरब को भी साथ रखना चाहता है, वो तुर्की को भी साथ रखना चाहता है ताकि माहदे में वज़न रहे। तो ये उनका राइट है।
वो किसी को भी साथ मिलाएं, मगर ये जंग जितनी जल्दी बंद हो जाए तो उतना ही अच्छा है, रास्ते खुल जाएं उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत से मुल्कों की माशी हालत बहुत ख़राब है और पाकिस्तान को भी इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत ने जो कुछ किया है वो दुनिया याद रखे ना रखे, मगर पाकिस्तान के अवाम ज़रूर इस बात को याद रखेंगे। पाकिस्तान का इस मामले में जो किरदार है बहुत ही शानदार है और हमारी नीयतें ठीक है तो इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी बहुत ही शानदार होगा। अगली खबर ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 100 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.50% हो गई है। तो अचानक 1% इजाफा जो है वो बहुत सारे सवालात उसने खड़े कर दिए हैं। अब शरह सूद में इजाफा आम तौर पर कर्ज लेने की लागत को बढ़ा देता है, कारोबारी सरगर्मी और सार्फिन के अखराजात पर असर पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग बचत करते हैं उनके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि जिन्होंने बैंकों में रकम रखी है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अब मुख्तलिफ शोबों पर इसके बहुत ज़्यादा असरात पड़ सकते हैं, खासकर जो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी अफराद हैं उनके लिए सरमाया हासिल करना मुश्किल हो जाता है, उनको ज़्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। बड़े कारोबार जिन्होंने अपने कारोबार एक्सपेंड करने हैं वो फिर इसको मौखर कर देते हैं, क्योंकि जो फिजिबिलिटी होती है किसी भी कारोबार की उस पर बड़ा असर पड़ता है। वो फिर बड़े प्रोजेक्टों को होल्ड पे ले जाते हैं क्योंकि फाइनेंसिंग महंगी हो जाती है, तो इन्वेस्टर हाथ रोक लेता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट पर दबाव आ सकता है, क्योंकि सरमायाकार ज़्यादा मुनाफा देने वाले महफूज राय जैसे हुकूमती बॉन्ड्स उसकी तरफ रुजू करते हैं। रियल स्टेट में सरमायाकारी सुस्त पड़ सकती है क्योंकि कर्जे महंगे हो गए हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए इकदाम मुस्बत इशारा हो सकता है कि हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए संजीदा है। तो शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह ये होती है कि लोग जो अपना पैसा बाहर रखा हुआ उन्होंने वो बैंकों में जमा कराए और ज़्यादा इंटरेस्ट हासिल करे। अब बैंकों में जो पैसा रखा होता है वो ज़्यादातर हुकूमत इस्तेमाल करती है, तो हुकूमत को भी ज़्यादा सूद देना पड़ेगा, लेकिन आसानी होगी कि हुकूमत को वाफर मिकदार में या तादाद में सरमाया मिलेगा। तो ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने और मालियाती निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए किया जाता है, मगर इसके जो असरात है वो आम आदमी और कारोबारी अफराद पर पड़ते हैं। और शरह सूद जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ख़बर ये है, और ये ख़बर आईनी अदालत के हवाले से जिसने एक बड़ा फ़ैसला दे दिया है, जिसमें हुकूमत को एक इख्तियार दिया गया है कि वो किसी का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर सकती है। तो वफाकी आईनी अदालत के इस फैसले के बाद हुकूमत के पास शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और उनके पासपोर्ट गैर फ़ाल करने का कानूनी इख्तियार दोबारा वापस आ गया है। अदालत ने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट का साबका फैसला मुअत्तल कर दिया और हुकूमत की अपील बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर दी है। इस केस की समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। तो हुकूमत जिसको चाहेगी बाहर जाने से रोक सकती है और उसका पासपोर्ट भी जब्त कर सकती है। अगली खबर क्रिकेट के हवाले से ही है और PSL के हवाले से है, और ये बात अब ज़ुबान ज़द-ए-आम हो रही है कि PSL से लाहौर कलंदर को एक प्लानिंग के तहत बाहर किया गया है। बाद लोगों ने मैच फिक्सिंग का भी इल्ज़ाम लगाया है। जो आखिरी मैच हुआ हैदराबाद किंग्स में और रावलपिंडी के दरमियान, उस मैच को देखने के बाद बहुत से जो क्रिकेट के माहिरीन हैं या खिलाड़ी हैं वो ये बात कर रहे हैं कि लाहौर कलंदर को दानिस्ता तौर पर प्ले ऑफ से महरूम किया गया। अब ये कोई मैच फिक्सिंग है या कोई दोस्ती है या कोई प्लानिंग है व्हाटएवर, लेकिन ये साफ नज़र आया जो आखिरी मैच हुआ हैदराबाद किंग्स में और रावलपिंडी के दरमियान, उसमें वाज़िया तौर पर हैदराबाद किंग्स को एक भारी मार्जिन से ये मैच जीतना था। तो उस मैच को देखने के बाद ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त लगती है, जिस तरह हैदराबाद को एक बड़ा हदफ बनाने का मौका दिया गया और चेज़ करने वाली टीम उस टारगेट से बहुत पहले फारग हो गई। यानी अगर हैदराबाद की टीम कम मार्जिन से मैच जीती तो प्ले ऑफ ना खेल सकती, लाहौर कलंदर रन रेट की बुनियाद पर ऊपर आ जाती। लेकिन रावलपिंडी की टीम ने जिस तरह ये मैच खेला वो साफ नज़र आ रहा था कि उस खिलाड़ी ये मैच जीतने के लिए खेल ही नहीं रहे। वो हैदराबाद किंग्स मेरी फेवरेट टीम है और लाहौर कलंदर बिल्कुल फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि यहाँ भी फार्म 47 वाला जो मामला है
वो चल गया है और हैदराबाद किंग को टॉप 4 में पहुंचा दिया गया। अब ये एक पब्लिक का तासुर है, मेरे पास कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस पर बात हो रही है कि इसको भी देखना चाहिए। लाहौर कलंदर कई बार की चैम्पियन है और उसने आखिरी मैच में पेशावर को जिस बुरी तरह मारा है, और पेशावर जो कि इस टूर्नामेंट में अनबिटन थी, लेकिन जैसे लाहौर कलंदर ने उन्हें शिकस्त दिया उसके बाद इस बात का खदशा पैदा हो गया कि अगर लाहौर कलंदर टॉप 4 में आ गई तो फिर एक मरतबा और वो चैम्पियन बन सकती है। तो इसी खदशे के पेश नज़र कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है किसी न किसी के दरमियान। और ये आपको पता है ना, बाबर आजम और रिजवान की बड़ी दोस्ती है और रिजवान उस टीम के कप्तान थे जिसने दानिस्ता तौर पर गो स्लो पॉलिसी के तहत ये मैच खेला और लाहौर कलंदर को प्लानिंग के तहत इस टूर्नामेंट से आउट किया। तो इस मामले की तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए। अब क्रिकेट से जुड़ी दूसरी खबर भी है, हरभजन सिंह के हवाले से है। हरभजन सिंह जो पाकिस्तान दुश्मनी में यदे तूला रखते हैं और कोई मौका जाने नहीं देते, और अब वो भी मुकाफात अमल का शिकार हुए हैं। उनके घर के बाहर भी लोगों ने गद्दार लिख दिया। तो इंडिया का सुपरस्टार ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह अब इंडियन अवाम की नज़रों में गद्दार हो गया है। और ये मामला क्या है? मामला जो है वो चूँकि भारत के शहर बॉम्बे और पंजाब में एक सियासी तनाव चल रहा है और हरभजन सिंह जो है वो एक सियासी जमात का मेंबर भी है, आम आदमी पार्टी का एमपी है। आम आदमी पार्टी के 7 लोग अपनी जमात छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा के शौहर हैं और परिणीति चोपड़ा जो है वो प्रियंका चोपड़ा की कज़न सिस्टर है या बहन कह लें उनको आप। और प्रियंका चोपड़ा इंडिया की सुपरस्टार है। पिछले दिनों वो नरेंद्र मोदी से मिली थी और बाद लोगों ने कहा था कि शायद वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी के लिए हाथ पांव मार रही है, इसलिए मोदी जी से मिली है। लेकिन पता चला कि उसने सरकार उल्टाने के लिए अपना किरदार अदा किया और अपने जीजे को आम आदमी पार्टी से निकालकर बीजेपी में शामिल करा दिया और हरभजन सिंह को भी साथ ले गए। तो अब राघव चड्ढा की रिहाइशगाह के बाहर भी मुजाहरे हो रहे हैं और लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसमें राघव चड्ढा गद्दार लिखा हुआ है। अब परिणीति चोपड़ा का जो शो राघव, तो हरभजन सिंह और राघव चड्ढा को इस वक्त बहुत गालियां पड़ रही हैं। अब सियासी तौर पर तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सियासी धचका है, क्योंकि राज्यसभा में उनके कुल 10 लोग हैं, उनमें से भी 7 अगर चले गए हैं तो पीछे उनके पास तांगे की सवारियां भी नहीं रह गई। तो हरभजन सिंह जो है वो अपने ही खोदे हुए कुएं में गिर गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हरभजन सिंह अब अपने ऊपर लगा हुआ गद्दारी का इल्ज़ाम कैसे साफ करेगा? इसके अलावा पीटीआई के रुकन कौमी असम्बली शेर अब्दुल मरवर ने सुहेल अफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को चैलेंज करने का ऐलान किया है और वो समझते हैं कि पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा खराबी पैदा हो गई है। सुहेल अफरीदी को हटाया जाएगा तो पार्टी भी ठीक हो जाएगी और इमरान खान बाहर आ जाएगा। एक तो उनका ये मौक़िफ़ है। दूसरा, सुहेल अफरीदी साहब को इस बात का खदशा है कि वो नाअहल हो जाएंगे। जो कल आईनी अदालत ने फैसला दिया और उनकी जो 9 मई के केसेस थे उनको ख़त्म करने से इनकार कर दिया, उस पर अदालत ने स्टे ऑर्डर दे दिया। तो अगले चंद दिनों में उसके ऊपर समाअत होने जा रही है, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का ख़तरा बढ़ गया। तो अब उनको पड़तू पड़ गया है। वो आज पहुँचे हैं, उन्होंने महमूद अचकज़ई से मुलाकात की है, राजा नासिर अब्बास से बात की है, उनसे मुलाकात की है। ये वही दोनों रहनुमा हैं जिनके बारे में उनकी किचन कैबिनेट ने ये प्रोपोगंडा करना शुरू कर दिया था कि इन दोनों ने तहरीक इंसाफ के लिए कुछ नहीं किया, तो इन दोनों को निकाल दिया जाएगा, इन दोनों की कोई बात नहीं मानी जाएगी और अब तहरीक इंसाफ खुद फैसले करेगी। लेकिन अब सुहेल अफरीदी को ये समझ आई है कि वो तो मुश्किल में फंस गए हैं, वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो उन्हें ज़रूरत पड़ेगी सियासी लोगों की, सियासी इत्तेहाद की। तो एक बार फिर वो महमूद अचकज़ई के आस्थान भी पहुँचे हैं और उनके साथ मिलकर उन्होंने कोई तहरीक चलाने की प्लानिंग करने की कोशिश शुरू कर दी है। सुहेल अफरीदी के लिए कोई आसानियाँ नहीं है, मुश्किलात है और एक अदालत में उनकी तकरीरी चैलेंज है। दूसरा, वो 9 मई के मुकदमात में नॉमिनेट हैं, उसकी बुनियाद पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो उनके लिए हर तरफ से ख़तरा ही ख़तरा है। अगली खबर है कि अमेरिका ने एक इराकी रहनुमा पर $10 मिलियन यानी $1 करोड़ तक के इनाम का ऐलान किया है और ये ऐलान अमेरिकी महकमा खारजा ने किया। इराक का एक मुसल्लह गिरोह है या मलेशिया है, जिहादी है, हरकत इंसारुल औफिया, उनके सरबराह हैदरुल गर्रावी,
उनके हवाले से अमेरिका ने ऐलान किया कि उनके बारे में मालूमात फराहम करने वाले को $1 करोड़ इनाम दिया जाएगा। हैदरुल गरावी उस मलेशिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। अमेरिकी हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अल गरावी की क़यादत में इराक और शाम में अमेरिकी अफवाज और सफारती तनसीबात पर ड्रोन्स और रॉकेट हमले किए गए हैं। ख़ासतौर पर जनवरी 2024 में उर्दन में अमेरिकी फ़ौज पर टावर 22 पर होने वाले मुखलक हमले का जिम्मेदार उन्हें करार दिया जा रहा है। और अभी हाल ही में जो अमेरिका इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसमें भी इराक के अंदर उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ सामने आई हैं। तो अल गरावी और इनकी तंजीम को अमेरिका ने दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। अगली खबर है कि साफ़ी फ़खरुज़्ज़मान को रिहा कर दिया गया है। उन्हें चंद रोज़ कबल गिरफ्तार किया गया था पीका एक्ट के तहत। अब उन्हें ज़मानत दे दी गई है और वो खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना और गर्दन वालों का बहुत ख्याल रखिए।